बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th हिंदी क्षितिज के अंतर्गत चैप्टर नंबर 15 स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन, जिसके लेखक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं पाठ का सारांश और फिर अंत में पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर भी। यह है आपका पाठ, स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन, और हम आपको बता रहे हैं यहाँ पर इस पाठ का सारांश। ध्यान दें, इस पाठ में लेखक ने स्त्री शिक्षा के महत्व को प्रसारित करते हुए उन विचारों का खंडन किया है। लेखक को इस बात का दुख है, आज भी ऐसे पढ़े लिखे लोग समाज में हैं जो स्त्रियों का पढ़ना गृह सुख के नाश का कारण समझते हैं। विद्वानों द्वारा दिए गए तर्क इस तरह के होते हैं। संस्कृत के नाटकों में पढ़ी लिखी या कुलीन स्त्रियों को गंवारों की भाषा का प्रयोग करते दिखाया गया है। शकुंतला का उदाहरण एक गंवार के रूप में दिया गया है, जिसने दुष्यंत को कठोर शब्द कहे। जिस भाषा में शकुंतला ने श्लोक, वो गंवारों की भाषा थी, यानी कि जिस भाषा में शकुंतला ने श्लोक कहे, यदि वो गंवारों की भाषा थी। इन सब बातों का खंडन करते हुए लेखक कहते हैं कि क्या कोई सुशिक्षित नारी प्राकृत भाषा नहीं बोल सकती? बुद्ध से लेकर महावीर तक ने अपने उपदेश प्राकृत भाषा में दिए हैं, तो क्या वो गंवार थे? लेखक कहते हैं कि हिंदी बांग्ला भाषाएं आजकल की प्राकृत हैं। जिस तरह हम इस जमाने में हिंदी बांग्ला भाषाएं पढ़कर शिक्षित हो सकते हैं, उसी तरह उस जमाने में यह अधिकार प्राकृत को हासिल था। फिर भी प्राकृत बोलना अनपढ़ होने का सबूत है, यह बात नहीं मानी जा सकती। आगे लेखक कहता है, जिस समय नाट्य शास्त्रियों ने नाट्य संबंधी नियम बनाए थे, उस समय सर्वसाधारण की भाषा संस्कृत नहीं थी, इसलिए उन्होंने उनकी भाषा संस्कृत और अन्य लोगों और स्त्रियों की भाषा प्राकृत कर दिया। लेखक तर्क देते हुए कहते हैं कि शास्त्रों में बड़े बड़े विद्वानों की चर्चा मिलती है, किंतु उनके सीखने संबंधी पुस्तक या पांडुलिपि नहीं मिलती। उसी प्रकार प्राचीन समय में नारी विद्यालय की जानकारी नहीं मिलती, तो इसका अर्थ यह नहीं है, या आप यह नहीं लगा सकते कि सारी स्त्रियां गंवार थी। लेखक प्राचीन काल की अनेक स्त्रियां, शिक्षित स्त्रियां जैसे शीला, विद्या के उदाहरण देते हुए उनके शिक्षित होने की बात को प्रमाणित करते हैं। वे कहते हैं कि जब प्राचीन काल में स्त्रियों को नाच गान, फूल चुनने, हार बनाने की आज़ादी थी, तब यह मत कैसे दिया जा सकता है कि उन्हें शिक्षा नहीं दी जाती थी। लेखक कहते हैं, मान लीजिए प्राचीन काल या प्राचीन समय में एक भी स्त्री शिक्षित नहीं थी, सब अनपढ़ थी, उन्हें पढ़ाने की आवश्यकता ना समझी गई होगी, परंतु वर्तमान समय को देखते हुए उन्हें अवश्य शिक्षित करना चाहिए। आगे लेखक कहता है, यहाँ पर आप ध्यान दें, लेखक पिछड़े विचारधारा वाले विद्वानों से कहते हैं कि अब उन्हें अपनी पुरानी मान्यताओं में बदलाव लाना चाहिए। जो लोग स्त्रियों को शिक्षित करने के लिए पुराणों के हवाले मांगते हैं, उन्हें श्रीमद् भागवत दशम स्कंद के उत्तरार्ध का 53वां अध्याय पढ़ना चाहिए, जिसमें रुक्मणी हरण की कथा है। उसमें रुक्मणी ने एक लंबा चौड़ा पत्र लिखकर श्री कृष्ण को भेजा था, जो प्राकृत में नहीं था। वे सीता, शकुंतला आदि के प्रसंगों का उदाहरण देते हैं जो उन्होंने अपने पतियों से कहे थे। लेखक कहते हैं, अनर्थ कभी नहीं पढ़ना चाहिए। शिक्षा बहुत व्यापक शब्द है, पढ़ना उसी के अंतर्गत आता है। आज की मांग है कि हम इन पिछड़ी मानसिकता की बातों से निकलकर सबको शिक्षित करने का प्रयास करें। प्राचीन मान्यताओं को आधार बनाकर स्त्रियों को शिक्षा से वंचित करना अनर्थ है। तो बच्चों, ये था यहाँ पर इस पाठ से संबंधित इस पाठ का सारांश, जो कि हमने आपको बताया। यदि आप इस पाठ के सारांश को अपनी नोटबुक में नोट करते हैं और इसे भी आप जो है लिख कर याद कर लेते हैं, तो आपको इस पाठ से संबंधित प्रश्नों में काफ़ी आसानी हो जाएगी। आइए इसके बाद जान लेते हैं यहाँ पर इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर भी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों, आप ध्यान दें, हम आपको बता रहे हैं यहाँ पर इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर, अभ्यास प्रश्न उत्तर। और पहला प्रश्न है आपके लिए यहाँ पर, कुछ पुरातन पंथी लोग स्त्रियों की शिक्षा के विरोधी थे। द्विवेदी जी ने क्या क्या तर्क देकर स्त्री शिक्षा का समर्थन किया? तो आप इसका उत्तर लिखेंगे कि द्विवेदी जी ने शिक्षा का समर्थन करते हुए जो तर्क दिए हैं वे इस प्रकार हैं। क्या हैं बच्चों? आप ध्यान दें,
पहला तर्क है यहाँ पर द्विवेदी जी का, संस्कृत के नाटककारों ने जो स्त्रियों द्वारा प्राकृत में बातें करते हुए दिखाया है वह स्त्रियों का अपढ़ होना सिद्ध नहीं करता, क्योंकि उस समय प्राकृत ही प्रचलित भाषा रही होगी। उसके बाद दूसरा तर्क है यहाँ पर, द्विवेदी जी ने पुराने ग्रंथों में प्रगल्भ पंडिताओं के नामों का उल्लेख देकर सिद्ध किया कि स्त्रियां शिक्षित थी। इसके बाद तीसरा तर्क है यहाँ पर द्विवेदी जी का, अत्रि पत्नी धर्म पर घंटों आख्यान देती थी। अत्रि ऋषि की जो पत्नी थी बच्चों, वह जो है पत्नी धर्म पर घंटों आख्यान यानी कि भाषण देती थी, समझाती थी लोगों को। गार्गी ने बड़े बड़े ब्रह्मवादियों को हरा दिया था। मंडन मिश्र की सहधर्मिणी ने शंकराचार्य के छक्के छुड़ा दिए थे। इन सब का उदाहरण देकर स्त्री शिक्षा को समर्थन किया। अगला तर्क है यहाँ पर, रुक्मिणी द्वारा श्री कृष्ण को पत्र लिखना स्त्रियों के शिक्षित होने का प्रमाण ही है, क्योंकि बच्चों आप जानते हैं जो व्यक्ति शिक्षित नहीं होगा वह पत्र नहीं लिख सकता। इसलिए आप समझ सकते हैं यदि रुक्मिणी ने श्री कृष्ण को पत्र लिखा तो इसका मतलब वह शिक्षित रही होगी। अगला तर्क है यहाँ पर, यदि लड़कों के लिए शिक्षा अनर्थकारी नहीं है तो लड़कियों के लिए शिक्षा को अनर्थकारी बताना न्याय संगत नहीं है। यानी कि जो लाभ जो है लड़कों को शिक्षित करने से मिल सकता है वह लड़कियों को शिक्षित करने से भी मिल सकता है। तो इस प्रकार से आप द्विवेदी जी द्वारा दिए हुए तर्क यहाँ से लिख सकते हैं। उसके बाद बच्चों आप ध्यान दें, आपका दूसरा प्रश्न है, स्त्रियों को पढ़ाने से अनर्थ होते हैं। कुतर्कवादियों की इस दलील का खंडन द्विवेदी जी ने कैसे किया, अपने शब्दों में लिखिए। तो आप उत्तर में लिखेंगे, द्विवेदी जी ने कुतर्कवादियों की इस दलील को कि स्त्रियों को पढ़ाने से अनर्थ होते हैं खंडन करते हुए विनम्रता से उपहास किया है, खूब छिछालेदार की है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, अनर्थ स्त्रियों द्वारा होते हैं तो पुरुष भी पीछे नहीं है। दूसरा है, स्त्रियों की शिक्षा का विरोध करना समाज का अपकार और अपराध करना है, समाज की उन्नति में बाधा लाना है। इसके बाद तीसरा, पुराने ज़माने में स्त्रियां नहीं पढ़ती थी, यह कहना उनका इतिहास की अनभिज्ञता है जो जानबूझकर धोखा देना चाहते हैं। चौथा, शकुंतला का दुष्यंत से कुवाक्य कहना या उनके परित्याग पर सीता का राम के प्रति क्रोध करना उनकी शिक्षा का परिणाम न होकर उनकी स्वाभाविकता दी थी। इसके बाद पांचवा, लड़कियों को अशिक्षित और केवल लड़कों को शिक्षित कर देश के गौरव को नहीं बढ़ाया जा सकता। तो इस प्रकार से बच्चों आप जो है इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद आइए देख लेते हैं यहाँ पर तीसरा प्रश्न और उसका उत्तर। तो यहाँ पर तीसरा प्रश्न है, द्विवेदी जी ने, यहाँ पर आप ध्यान दें, यहाँ पर लिखेंगे आप द्विवेदी जी ने स्त्री शिक्षा विरोधी कुतर्कों का खंडन करने के लिए व्यंग का सहारा लिया है। जैसे, यह सब पापी पढ़ने का अपराध है, न वे पढ़ती न वे पूजनीय पुरुषों का मुकाबला करती। आप ऐसे अन्य अंशों को निबंध में से छांटकर समझिए और लिखिए। तो बच्चों आप पाठ को पढ़ेंगे तो उसमें आपको ऐसे कई अंश देखने को मिलेंगे, आप उन्हें छांट कर लिख सकते हैं। चलिए हम आपको बता देते हैं। उत्तर होगा आपका, द्विवेदी जी के निबंध में व्यंगों की भरमार है। व्यंगों की भाषा में प्रश्न है और उनके उत्तर भी उसी में छिपे हुए हैं। जैसे आप ध्यान दें बच्चों, यहाँ पर आप द्विवेदी लिखेंगे, द्विवेदी ऐसे लिखा जाएगा। तो आइए, जैसे नंबर 1, स्त्रियों के लिए पढ़ना कालकूट और पुरुषों के लिए पीयूष का वट। यानी कि आप क्या समझे बच्चों, स्त्रियों के लिए पढ़ना कालकूट क्या होता है बच्चों, एक जहर होता है, और पुरुषों के लिए पीयूष क्या होता है, अमृत को कहते हैं। तो द्विवेदी जी दलील देते हैं यहाँ पर कि ऐसे कैसे हो सकता है कि स्त्रियों के लिए पढ़ना कालकूट और पुरुषों के लिए पीयूष का वट। ऐसी ही दलीलों और दृष्टांतों के आधार पर कुछ लोग स्त्रियों को अपढ़ रखकर भारतवर्ष का गौरव बढ़ाना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो व्यंग कसा हुआ है। नंबर 2, अच्छा तो उत्तर रामचरित में ऋषियों की वेदांतवादिनी पत्नियां कौन सी भाषा बोलती थी, उनकी संस्कृति क्या कोई हमारी संस्कृत थी। और नंबर 3, जिन पंडितों ने गाथा सप्तशती सेतुबंध महाकाव्य और कुमारपालित आदि ग्रंथ प्राकृत में बनाए हैं, वे यदि अपढ़ और गंवार थे तो हिंदी के प्रसिद्ध से प्रसिद्ध अखबार के संपादक को इस जमाने में अपढ़ और गंवार कहा जा सकता है, क्योंकि वह अपने ज़माने की प्रचलित भाषा में अखबार लिखता है। अगला है बच्चों यहाँ पर चौथा, अत्रि की पत्नी धर्म पर व्याख्यान देते समय घंटों पांडित्य प्रकट करती थी। लिखें आप यहाँ पर पांडित्य प्रकट करती थी। गार्गी ब्रह्मवादियों को हरा दे, मंडन मिश्र की छह धर्मचारिणी शंकराचार्य के छक्के छुड़ा दे। गजब।
तो यहाँ पर क्या है बच्चों, ये एक यहाँ पर व्यंग कसा हुआ है, आप इसे भी लिखें। इसके बाद अगला है यहाँ पर चौथा प्रश्न आपके लिए, पुराने समय में स्त्रियों द्वारा प्राकृत भाषा में बोलना क्यों उनके अपढ़ होने का सबूत है, पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। उत्तर में लिखेंगे आप, पुराने समय में प्राकृत बोलना, यहाँ पर बोलना लिखें बच्चों, बोलना अपढ़ होने का प्रमाण नहीं है, क्योंकि बोलचाल की प्रचलित भाषा प्राकृत ही थी, जिसे सुशिक्षितों द्वारा भी बोला जाता था। अतः स्त्रियों द्वारा प्राकृत में बोला जाना अपढ़ होने का सबूत नहीं है। जिस तरह समाचार पत्र आदि प्रचलित भाषा में ही लिखे जाते हैं, वैसे उस समय में भी प्रचलित भाषा में प्राकृत में लिखने का प्रचलन रहा होगा। प्राकृत भाषाओं में जैनों और बौद्धों के अनेक ग्रंथों की रचना प्राकृत में हुई है, तो स्त्रियों के द्वारा प्राकृत बोलने पर कैसे कहा जा सकता है कि वे अशिक्षित थी। तो बच्चों आप ध्यान दें, इस प्रकार से यहाँ पर तर्क मिला हुआ है। अब देखते हैं यहाँ पर पांचवा प्रश्न है, परंपरा के उन्हीं पक्षों को स्वीकार किया जाना चाहिए जो स्त्री पुरुष समानता को बढ़ाते हों। तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो आपका उत्तर क्या होगा बच्चों, आप ध्यान दें। उत्तर होगा आपका, प्राचीन काल से चली आ रही अप्रासंगिक परंपराएं जो आज के समय में अनुकूल नहीं हैं या जिनका कोई महत्व नहीं रह गया है, उन परंपराओं को त्यागना ही उचित है, और जो परंपराएं प्रासंगिक हैं उन्हें स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। वर्तमान में प्रत्येक प्रतियोगिता में स्त्री जाति पुरुष जाति से कहीं भी पीछे नहीं है, इसलिए किसी भी क्षेत्र में उनकी अवहेलना करना उचित नहीं है। ऐसे पक्षों को अवश्य ही बिना विवाद और बहस के स्वीकार कर लेना उचित है। जो स्त्री पुरुष समानता के पक्षधर हैं, साथ ही उन पक्षों की सदैव उपेक्षा करनी चाहिए। यहाँ पर क्या कहें, जो स्त्री पुरुष समानता के पक्षधर हैं, साथ ही उन पक्षों की सदैव उपेक्षा करनी चाहिए जो स्त्री पुरुषों में असमानता का भाव पैदा करते हैं। इसके बाद अगला है बच्चों, छठा प्रश्न है आपका, तब की शिक्षा यानी उस जमाने की शिक्षा प्रणाली और अब की शिक्षा प्रणाली में क्या अंतर है, स्पष्ट करें। तो आप उत्तर में लिखेंगे, तब और अब की शिक्षा प्रणाली में अपेक्षा से अधिक अंतर है। पहले शिक्षा के लिए गुरुकुल आश्रम परंपरा थी, जहाँ छात्र रहकर वेद वेदांतों आदर्शों की शिक्षा ग्रहण करते थे। जीवन मूल्यों पर आधारित शिक्षा थी। छात्र छात्राओं को एक साथ पढ़ने की परंपरा नहीं थी। आज विद्यालयों में सह शिक्षा का प्रचलन है। आज की शिक्षा में आदर्श मूल्यों का कोई महत्व नहीं है, अपितु व्यावसायिक शिक्षा पर बल दिया जाता है। गुरु परंपरा समाप्त हो गई है। शिक्षा के क्षेत्र स्त्री पुरुष दोनों के लिए समान रूप से खुले हैं। अब सारा भेद समाप्त हो चुका है या समाप्त हो गया है। इस प्रकार से आप लिखेंगे। इसके बाद बच्चों आप ध्यान दें, यहाँ पर आपके लिए है रचना और अभिव्यक्ति से कुछ प्रश्न। यहाँ पर प्रश्न नंबर 7वां, महावीर प्रसाद द्विवेदी का निबंध उनकी दूरगामी और खुली सोच का परिचायक है, कैसे। तो आप उत्तर में लिखेंगे, द्विवेदी जी के निबंध से स्पष्ट है कि स्त्री शिक्षा के प्रति वे कितने, यहाँ पर आप ध्यान दें, कितने सतर्क थे। वे जानते थे स्त्री के सजग होने पर समाज और देश की उन्नति संभव है। जिस प्रकार स्त्री सृष्टि की जननी कही जाती है, उसी प्रकार संतान को जागरूक योग्य बनाने में माँ का महत्वपूर्ण स्थान होता है। अतः स्त्री ही बच्चों की पहली शिक्षिका है। जो संस्कार माँ स्त्री के द्वारा संतान में बचपन में डाल दिए जाते हैं, वही प्रगाढ़ होकर दृढ़ता में बदलते जाते हैं। बच्चे में अच्छे संस्कारों का निर्माण सुसंस्कारित शिक्षित स्त्री ही कर सकती है। शिक्षा के अभाव में दबी कुचली स्त्री ने स्वयं को प्रतियोगिता के योग्य बना सकती है, न अपनी संतति को। तो यहाँ पर ध्यान दें कि यहाँ पर स्पष्ट कहा गया है कि द्विवेदी जी के अनुसार स्त्री को शिक्षित होना अति आवश्यक है, वही अपने बच्चों को संस्कारवान बना सकती है। इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे। आगे यह सब सोच से स्पष्ट है कि द्विवेदी जी की स्त्री शिक्षा के प्रति सकारात्मक, दूरगामी और अच्छे परिणाम देने वाली सोच है। इसमें किंचित संदेह नहीं है। आज उसके परिणाम भी दिखाई भी दे रहे हैं। अगला प्रश्न है बच्चों आपके लिए 8वां प्रश्न में आप क्या लिखेंगे, द्विवेदी जी की भाषा शैली पर एक अनुच्छेद लिखिए। तो यहाँ पर आप अनुच्छेद लिखेंगे। आइए देख लेते हैं। द्विवेदी जी, यहाँ पर आप लिखेंगे द्विवेदी जी ने हिंदी को सम्मानित करने और उसके गौरव में वृद्धि के लिए जो प्रयास किए हैं वे सराहनीय हैं। उन्होंने अपने प्रयास से हिंदी को नई दिशा प्रदान की, इसलिए भाषा सुधारकों में उनको स्थान सर्वोच्च माना जाता है, यानी उनका स्थान सर्वोच्च माना जाता है। यहाँ पर लिखेंगे उनका स्थान सर्वोच्च माना जाता है।
उन्होंने अपने निबंध में संस्कृतनिष्ठ तत्सम शब्दों का प्रयोग किया। शैली व्यंग्यात्मक है, जिसमें ऐसा लगता है वे प्रश्न पूछ रहे हैं, किंतु उन प्रश्नों में जो कहना चाहते हैं वह स्पष्ट हो जाता है। इसके अतिरिक्त देशज तद्भव शब्दों का भी प्रयोग खूब किया है। कहीं कहीं मुहावरों के प्रयोग से भाषा जीवंत हो उठी है। यद्यपि वे हिंदी भाषा के गौरव के पक्षधर हैं, फिर भी बेझिझक उर्दू और अंग्रेजी भाषा के शब्दों के प्रयोग में कोई संकोच नहीं किया गया है। इसके बाद बच्चों आपके लिए भाषा अध्ययन से प्रश्न, तो आप ध्यान दें। 9वां प्रश्न आपके लिए, निम्नलिखित अनेकार्थी शब्दों को ऐसे वाक्यों में प्रयुक्त कीजिए जिनमें उनके एकाधिक अर्थ स्पष्ट हों। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, चाल, दल, पत्र, हरा, पर, फल, कुल। तो आइए उत्तर में देख लें। यहाँ पर उत्तर, यहाँ पर चाल, मोहन की चाल तेज है। चाल, मैं उसकी चाल में फंस गया। जैसे दल, वन्य पशुओं के दल चले आ रहे हैं। दल, तुलसी दल सूख गए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, चाल के 2 अर्थ और दल के भी 2 अर्थ। इसी प्रकार पत्र के भी यहाँ पर 2 अर्थ हैं। पिता ने पत्र में क्या लिखा है? 1 और नंबर 2 पत्र। पेड़ से पत्र धीरे धीरे गिर रहे हैं, यानी कि पत्ते। और आगे हरा के 2 अर्थ यहाँ पर देखें। मोहनी को हरा रंग भी अच्छा लगता है। और दूसरा हरा, आज भी भारत ने पाक को 10 रन से हरा दिया। इसी प्रकार पर की बात करते हैं तो यहाँ पर 2 अर्थ, वह मोटा है पर स्फूर्ति बहुत है। दूसरा, चिड़िया के बच्चे के पर गीले होने से वह उड़ नहीं पा रही थी। इसी प्रकार आगे कुल की बात करते हैं। यहाँ पर 2 अर्थ, आपकी कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? और दूसरा है कुल, मैं क्षत्रिय कुल का हूँ। जैसे कोई ब्राह्मण कुल का है, कोई क्षत्रिय कुल का, कोई वैश्य, कोई शूद्र में। आगे यहाँ पर बात करते हैं फल की। इस वृक्ष के फल मीठे हैं। और फल की बात करें, तुम्हें परिश्रम का फल अवश्य मिलेगा। तो आपने देखे ना, प्रत्येक शब्द के 2-2 अर्थ। तो इसी प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे। इसके बाद है बच्चों यहाँ पर आपके लिए पाठ्येतर सक्रियता। अपनी दादी, नानी और माँ से बातचीत कीजिए और स्त्री शिक्षा संबंधी उस समय की स्थितियों का पता लगाइए और अपनी स्थितियों से तुलना करते हुए निबंध लिखिए। चाहे तो उसके साथ तस्वीर भी चिपकाएं। तो बच्चों आप क्या करेंगे, यहाँ पर देखें आप, लड़कियों की शिक्षा के प्रति परिवार और समाज में जागरूकता आए, इसके लिए आप क्या करेंगे। और अगला है स्त्री शिक्षा पर एक पोस्टर तैयार कीजिए। अगला, स्त्री शिक्षा पर एक नुक्कड़ नाटक तैयार कर उसे प्रस्तुत कीजिए। तो बच्चों इसका उत्तर आप अपने तरफ से या स्वयं भी लिख सकते हैं। आप इसका उत्तर स्वयं से लिखें, इसके बारे में सोचें और लिखें। आगे यहाँ पर जान लेते हैं, यह भी जानें। तो यहाँ पर आप देखें, भवभूति संस्कृत के प्रधान नाटककार हैं। इनके 3 प्रसिद्ध ग्रंथ वीर रचित, उत्तर रामचरित और मालती माधव हैं। भवभूति करुण रस के प्रमुख लेखक थे। समझ गए बच्चों आप? यहाँ पर जो है ये आपके लिए जानने के लिए, आप इसे याद रखें, इसे आप याद करें। भवभूति कौन थे, उनके बारे में यहाँ पर आपको मिलेगा। विश्ववरा, ये कौन है? अत्रि गोत्र की स्त्री का नाम क्या था? विश्ववरा। ये ऋग्वेद के 5वें मंडल 28वें सूक्त की एक में से 6ठी ऋक की ऋषि थी। और इसके बाद शीला की बात करते हैं। यहाँ पर शीला कौरिंद्य मुनि की पत्नी का नाम था शीला। और याद रखने के लिए आपके लिए यहाँ पर वेरी गाथा, थेरी गाथा बौद्ध भिक्षुओं की पद्य रचना इसमें संकलित है। और अनुसुईया कौन थी? यहाँ पर अत्रि मुनि की पत्नी का नाम था अनुसुईया और दक्ष प्रजापति की वह कन्या थी। जहाँ तक बात करते हैं गार्गी की, तो गार्गी वैदिक समय की एक पंडिता ऋषिपुत्री थी। इनके पिता का नाम गर्ग मुनि था। मिथिला के जनकराज की सभा में इन्होंने पंडितों के सामने याज्ञवल्क्य के साथ वेदांत शास्त्र विषय पर शास्त्रार्थ किया था। तो बच्चों आप ध्यान रखें, ये सब आपको याद रखना है। आगे गाथा सप्तशती की बात करते हैं। तो प्राकृत भाषा का ग्रंथ जिसे हाल द्वारा रचित माना जाता है। और इसके बाद कुमारपाल चरित्र, ये क्या है? एक ऐतिहासिक ग्रंथ है जिसे 12वीं शताब्दी के अंत में अज्ञात नामा कवि ने अनहल के राजा कुमारपाल के लिए लिखा था। इसमें ब्रह्मा से लेकर राजा कुमारपाल तक बौद्ध राजाओं की वंशावली का वर्णन है। आप ध्यान दें बच्चों, ये सब आपको याद रखने के लिए है। इसके बाद बात करते हैं त्रिपिटक ग्रंथ की।
तो एक बौद्ध जो है गौतम बुद्ध ने भिक्षुणियों को अपने सारे उपदेश मौखिक दिए थे। उन उपदेशों को उनके शिष्यों ने कंठस्थ कर लिया था, यानी याद कर लिया था, और बाद में उन्हें त्रिपिटक के रूप में लेखबद्ध किया गया। वे 3 त्रिपिटक हैं। कौन कौन से? सूत या सूत्र पिटक, विनय पिटक और अभिधर्म पिटक। आप याद रखें बच्चों, त्रिपिटक के जो 3 त्रिपिटक हैं कौन कौन से हैं? सूत या सूत्र पिटक, और दूसरा विनय पिटक, और तीसरा अभिधर्म पिटक। इसके बाद बात करते हैं शाक्य मुनि की। शाक्य वंशीय होने के कारण गौतम बुद्ध को शाक्य मुनि भी कहा जाता है। बात करते हैं नाट्य शास्त्र की, तो भरत मुनि रचित काव्य शास्त्र संबंधी संस्कृत के इस ग्रंथ में मुख्यतः रूपक यानी कि नाटक का शास्त्रीय विवेचन किया गया है। इसकी रचना 300 ईसा पूर्व मानी जाती है। आगे कालिदास। तो बच्चों, कालिदास के बारे में आपने सुना होगा। संस्कृत के महान कवियों में कालिदास की गणना की जाती है। उन्होंने कुमार संभव, रघुवंश महाकाव्य, ऋतुसंहार, मेघदूत, खंड काव्य, विक्रमोर्वशीय, मालविकाग्निमित्र और अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक की रचना की। तो ये था बच्चों आपके लिए यहाँ पर याद करने के लिए, जो कि एक अच्छी जानकारी थी, आप इन्हें याद करें। आज़ादी के आंदोलन में से सक्रिय रूप से जुड़ी पंडिता रमाबाई ने स्त्रियों की शिक्षा एवं उनके शोषण के विरुद्ध जो आवाज़ उठाई, उसकी एक झलक यहाँ प्रस्तुत है। आप ऐसे अन्य लोगों के योगदान के बारे में पढ़िए और मित्रों से चर्चा कीजिए। तो ये अगला प्रश्न है बच्चों आपके लिए कि जो है रमाबाई के बारे में यहाँ पर जो है आपको जानकारी मिलेगी। आइए आप भी हमारे साथ पढ़े से पंडिता रमाबाई। सबसे पहले उनका नाम। आगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 5वां अधिवेशन 1889 यानी कि 1889 में मुंबई में आयोजित हुआ था। खचाखच भरे हॉल में देश भर के नेता एकत्र हुए थे। एक सुंदर युवती अधिवेशन को संबोधित करने के लिए उठी। उसकी आंखों में तेज और उसके कांतिमय चेहरे पर प्रतिभा झलक रही थी। इससे पहले कांग्रेस अधिवेशनों में ऐसा दृश्य देखने को नहीं आया था। हॉल में लाउड स्पीकर न थे, यानी कि कमरे जो था वहाँ जो बड़ा कमरा था उसे हॉल कहते हैं ना बच्चों, तो उसमें लाउड स्पीकर न थे। पीछे बैठे हुए लोग उस युवती की आवाज़ नहीं सुन पा रहे थे। वे आगे की ओर बढ़ने लगे। यह देखकर युवती ने कहा, भाइयों मुझे क्षमा कीजिए, मेरी आवाज़ आप तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन इस पर मुझे आश्चर्य नहीं है। क्या आपने शताब्दियों तक कभी किसी महिला की आवाज़ सुनने की कोशिश की? क्या आपने उसे इतनी शक्ति प्रदान की कि वह अपनी आवाज़ को आप तक पहुंचाने योग्य बना सके? प्रतिनिधियों के पास इन प्रश्नों के उत्तर न थे। एक साहसी युवती को अभी और बहुत कुछ कहना था। उसका नाम पंडिता रमाबाई था। उस दिन तक स्त्रियों ने कांग्रेस के अधिवेशनों में शायद ही कभी भाग लिया हो। पंडिता रमाबाई के प्रयास से 1889 के उस अधिवेशन में 9 महिला प्रतिनिधि सम्मिलित हुई थी। वे एक मूक प्रतिनिधि नहीं बन सकती थी। विधवाओं को सिर मुंडवाए जाने की प्रथा के विरोध में रखे गए प्रस्ताव पर उन्होंने एक जोरदार भाषण दिया। आप पुरुष लोग ब्रिटिश संसद में प्रतिनिधित्व की मांग कर रहे हैं, जिससे कि आप भारतीय जनता की राय वहां पर अभिव्यक्त कर सके। इस पंडाल में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए चीख चिल्ला रहे हैं। तब आप अपने परिवारों में वैसी स्वतंत्रता महिलाओं को क्यों नहीं देते? आप किसी महिला को उसके विधवा होते ही कुरूप और दूसरों पर निर्भर होने के लिए विवश करते हैं। क्या कोई विदुर भी वैसा करता है? उसे अपनी इच्छा के अनुसार जीने की स्वतंत्रता है, तब स्त्रियों को वैसी स्वतंत्रता क्यों नहीं मिलती? निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि पंडिता रमाबाई ने भारत में नारी मुक्ति आंदोलन की नींव डाली। वे बचपन से ही अन्याय सहन नहीं कर पाती थी। एक दिन उन्होंने 9 वर्ष की एक छोटी सी लड़की को उसके पति के शव के साथ भस्म किए जाने से बचाने की चेष्टा की। यदि स्त्री के लिए भस्म होकर सती बनना अनिवार्य है, तो क्या पुरुष भी पत्नी की मृत्यु के बाद सती होते हैं? रौपूर्वक पूछे गए इस प्रश्न का उस लड़की की मां के पास कोई उत्तर न था। उसने केवल इतना कहा कि यह पुरुषों की दुनिया है, कानून वही बनाते हैं, स्त्रियों को तो उनका पालन भर करना होता है। रमाबाई ने पलटकर पूछा, स्त्रियां ऐसे कानूनों को सहन क्यों करती हैं? मैं जब बड़ी हो जाऊंगी तो ऐसे कानूनों के विरुद्ध संघर्ष करूंगी। सचमुच उन्होंने पुरुषों द्वारा महिलाओं के प्रत्येक प्रकार के शोषण के विरुद्ध संघर्ष किया। तो बच्चों यहाँ पर रमाबाई के बारे में
जो कि हमने आपको बताया पाठ का सारांश, पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आए होंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। आपका दिन शुभ हो।